हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। जो छात्र छात्राएं पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और मॉडल पेपर के साथ, जो आज के इस क्लास में बहुत ही लाभदायक होगा। और आप लोगों के लिए मैं कुछ नया मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आज की इस क्लास में बहुत ही बढ़िया प्रश्न होगा। और आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा हाहाकार के साइड में पढ़ाई भी करेंगे और गूंज के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और आज की क्लास में हम लोग धूम मचाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज चलिए चलते हैं पेपर की तरफ। और मॉडल पेपर जो आज का पेपर आया है, वो आप लोग को कुछ सॉल्व करना है, कुछ हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर आप कुछ और प्रश्न लेके आइए जो आपको पेपर में आपके पेपर से संबंधित हो, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। और जिनका ऑप्शनल पेपर है उनका भी वो भी ज़रूर वीडियो देखिए कि आपका प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है। जब तक आप लोग प्रश्न को समझेंगे नहीं तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप लोग विशेष ध्यान से हटा दीजिए और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक समझना होता है जिनका ऑप्शनल प्रश्न होता है। क्योंकि ऑप्शनल जब तक आपको आप पॉइंट को नहीं समझेंगे, वो आप लोग वहाँ टिक करेंगे तो ज़रूर गलत करके आएंगे। ये हमारा विश्वास है और मानना, हमने ये चीज़ किया तय किया है और हमने किया भी है। तो जब तक आप लोग को एक टॉपिक समझेंगे नहीं अच्छे से, वो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ करते हैं आज के इस वीडियो से। आइए दोस्तों, बात करते हैं BA प्रथम और सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं। प्रश्न पत्र आपका है कि राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा, राजनीतिक सिद्धांत और यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। टाइम्स आपका 3 घंटे का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं खंड आ से आपके, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और पहला प्रश्न आपका आता है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इस मॉडल पे तो स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के लिए उसी सीमा तक है जिस सीमा तक उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना उत्पन्न हो, और अथवा उसे कठिनाई का सामना ना करना पड़े। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है, यानी कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं उनके ऊपर कोई भी आपत्ति अगर आ भी जाए तो उससे वो डरते नहीं हैं, वो अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही हमारा होता है स्वतंत्रता। इसमें लास्की जी के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में, यानी कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हो, और स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। तो ये स्वतंत्रता के बारे में हो जाता है आपका। तो अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि लोकमत निर्माण के साधन के बारे में बताइए। लोकमत निर्माण का जो प्रमुख साधन है उसके बारे में लिखिए। लोकमत साधन के निर्माण के महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। पहला आपका आता है इसमें कि मानव तत्व, पहला आपका आता है मानव तत्व। दूसरा आपका आता है इसमें समाचार पत्र और प्रेस। समाचार पत्र का मतलब आप समझते हैं न्यूज, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज। समाचार पत्र जिसे न्यूज़पेपर बोलते हैं हम लोग। और प्रेस जो हमें न्यूज़ प्राप्त कराता है, देश विदेश की खबरें हमें मिलती है तो उसे प्रेस के अनुसार ही मिलता है, आप लोग को पता ही है। तीसरा आता है रेडियो। रेडियो का मतलब आप लोग समझते हैं कि आपका जो कार्यक्रम आप लोग वॉइस के द्वारा सुनते हैं, और उसके बाद में फिर आपका संगीत हो गया, समाचार हो गया, उसके बाद में फिर आप लोग अपने ज्ञान संबंधी चीज़ें आप लोग सुनते हैं। तो ये चीज़ें आपके रेडियो और सिनेमा के अंतर्गत आता है, आप लोग वीडियो देखते हैं ये चीज़ें। सार्वजनिक सभाएं, सार्वजनिक सभाएं मतलब कोई भी एक स्थान है वहाँ पे गांव
कि सभी लोग आके इकट्ठे होकर बातें चीतें करते हैं, कुछ लड़के खेलते हैं, तो इस तरीके से आपके सार्वजनिक हो गए, सार्वजनिक जगह सभी लोग के स्थान होते हैं। 5वां नंबर दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब होता है, दूरदर्शन की आप लोग एक मतलब उस पर सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। टीवी हो गया, टीवी पे आप दूरदर्शन चैनल आता है, तो दूरदर्शन के माध्यम से आप लोग देश विदेश की खबरें, उस पर आप लोग मनोरंजन की संबंधी सारी चीज़ देखते हैं। उसके बाद में फिर ज्ञान की चीज़ें हो गए, तो ये सब दूरदर्शन के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है शिक्षण संस्थाएं हो गए, जहाँ से आप लोग को शिक्षा मिलती है। विद्यालय हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए। उसमें में बात करें तो आपके विश्वविद्यालय हो गए। उसके बाद में फिर आपके स्नातक प्रस्नातक जैसे भी होते हैं, आपके सारे से शिक्षण संस्थाएं हो जाती हैं। आपके गुरुकुल हो गए, आपके मदरसा हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षण संस्थाएं के अंतर्गत आती हैं। फिर साथ आता है निर्वाचन। निर्वाचन आपको समझ में आए कि अगर जिसे हम निर्वाचित करते हैं किसी पद के लिए। 8वां नंबर आपका आता है धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक संगठन। धर्म के संबंधित, समाज के संबंधित, और आर्थिक का मतलब होता है गरीब के संबंध में हम लोग काम आए, तो ये संघ हो जाते हैं। उसका फिर राजनीतिक दल आ जाता है आपका। फिर आपका आता है 9वां नंबर राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल आपको पता ही है, वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। राजनीतिक दल का मतलब होता है राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष जिसे एक आपका कांग्रेस हो गया, दूसरा भाजपा हो गया, और तीसरा आपका आम आदमी पार्टी हो गया। उसके बाद में फिर अलग अलग स्टेटों में सपा हो गया। इस तरीके से आपके मुख्य रूप से माने जाते हैं दल। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न मैंने मॉडल पेपर उठाया है, जहाँ से भी देखा है मैंने, पेपर प्रश्न पत्र आपका देखा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, सभी के लगभग में पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अब ये प्रश्न आपको समझना है और अच्छे से आप तैयार। इसमें है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका तात्पर्य उन्होंने बताया है कि ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण जनता के लिए, यानी कि संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण भी दिए गए हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? पहला तो आपका आता है आर्थिक सुरक्षा का व्यवस्था, दूसरा राजनीतिक सुरक्षा, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, और चौथा राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना रखते हैं। तो ये आपके लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा माना गया है, जो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे दिया गया, बताया मैंने आपको। पांचवा आपको फिर चौथा प्रश्न है आपका कि राजनीतिक विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान एक कला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें लिखना होगा कि राजनीति एक विज्ञान के साथ कला भी है। ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कला है। कला मनुष्य के जीवन का निरूपण और निर्माण दोनों करती हैं। इसमें गेटल जी ने कहा है कि राजनीति को विज्ञान एवं कला दोनों माना है। राजनीति को उन्होंने साइंस और आर्ट दोनों माना है, ये गेटल जी ने कहा है। और यहीं पे ब्लंटस्ली जी ने बताया है, ब्लंटस्ली महोदय जी ने कहा है कि राजनीति में विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, अगर उसमें आर्ट ना हो तो मज़ा कहाँ से होगा आपको। और जब अलग आपको आर्ट इसमें नहीं है, जब तक आप कुछ इस पर मॉडिफाई नहीं करेंगे, या इस पर हम लोग कुछ अपने आप को आर्टिस्ट नहीं बनाएंगे, फिर राजनीति विज्ञान को समझना बेकार है। ये उन्होंने ब्लंटस्ली जी के अनुसार कहा गया है। फिर वक्ल जी ने प्रभाषित करते हुए कहा है कि सबसे पिछड़ी हुई कला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति विज्ञान परिभाषा से तो बहुत दूर ही है, और वह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और कला दोनों, ये वक्ल जी के अनुसार
कहा गया है। फिर पांचवा प्रश्न आता है कि एकात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन किसे कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न पूछा है। उसके बाद में फिर आपको हम बता दें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद फिर ऐसे कई यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, तो हर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें ये प्रश्न एकात्मक शासन के बारे में पूछा गया। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रश्न अगर हम देखें तो ये प्रश्न का जो टॉपिक है ये IAS सिविल यानी कि सिविल सर्विसेज में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब तक आपको ये पढ़ना नहीं है, ये आप लोग समझेंगे नहीं तो सोचते होंगे कि सर आपको ये चीज़ें हमें कैसे पता चला। फिर आपका आता है एकात्मक शासन क्या है। इसमें आपको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। केंद्रीय सरकार की बात करें तो या तो फिर राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो। प्रांतों की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं, जो प्रांत की शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं हमें। और केंद्र सरकार जब उन शक्तियों को वापस ले सकती हैं, अर्थात इकाइयों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है, तो उसी को हम एकात्मक शासन कहते हैं। यहीं पे डॉक्टर गार्डनर जी के अनुसार कहा गया है कि जब संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ एक केंद्रीय सरकार से में निहित होती हैं तथा स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उसकी स्वायत्तता केंद्र पर निर्भर हो, तब उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। और इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और राज्य के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। और यही हमारी एकात्मक शासन के अंतर्गत कहा जाता है, यानी एकात्मक शासन के दौर से हम गुजरते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ है। बाह्य संप्रभुता के बारे में हम क्या जानते हैं, बाह्य संप्रभुता क्या होता है। अब बाह्य संप्रभुता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक राज्य दूसरे राज्य के किसी के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होता है, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र हो, तो उसे हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। अब सब सोचते हैं कि संप्रभुता क्या होता है सर, संप्रभुता के बारे में बताइए हमें। तो मैं आपको संप्रभुता के बारे में भी बताऊंगा आपको। अब संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता को हिंदी में अगर बात करें तो राजसत्ता अथवा प्रभुसत्ता भी कहते हैं हम इसे। अंग्रेजी में इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सुप्रेनेस अर्थात शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति होता है। जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति होता है। राजसत्ता राज्य की विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है राजसत्ता। तो ये संप्रभुता के बारे में आप लोग समझ में आया होगा। तो हम कहाँ थे दोस्तों, ये था हम लोग थे संप्रभुता संपन्न राज्य पर इच्छा पर निर्भर करता है, और संप्रभुता संपन्न राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि जिस राज्य से कोई संधि या समझौता करे या युद्ध करे, किसी भी देश के विदेशी नीति बाह्य संप्रभुता पर ही निर्भर होती है। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है कि 7वां प्रश्न आता है आपका कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बड़ा प्रश्न ये भी आपका है। इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपका आएगा कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या किसी भी धर्म को परित्याग कर सकता है। भारत सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी भी धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। तो ये आपके भारत के धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि भारत के तीसरे भाग में अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक के बीच में उन्होंने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक संविदा
8वां प्रश्न है कि सामाजिक संविदा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। सामाजिक संविदा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। इसमें लिखना होगा आपको कि इस राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा विचारकों का कहना है कि राज्य एक समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया और सामाजिक समझौते के साथ 3 विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? हॉब्स, लॉक और रूसो जी के साथ ये संविदा सामाजिक संविदा के साथ में नाम जोड़ा गया है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संप्रभुता किसका तत्व है। संप्रभुता किसका तत्व है। इसमें लिखना कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है जिसके बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? जनसंख्या, जो मैंने इससे पहले आपको बताया है कि 4 तत्व हैं, वही आपके 4 तत्व मुख्य रूप से हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। ये 4 तत्व हैं जिसमें संप्रभुता का विशेष महत्व दिया गया है इसमें। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि लोकतंत्र की कोई 2 परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र की कोई 2 परिभाषा दीजिए। इसमें पहला आपका आता है, अब्राहम लिंकन जी के अनुसार कहा गया है, पहली परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। तो ये होता है लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में, यानी कि अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था। दूसरा नंबर आता है कि लॉर्ड ब्राइस जी के अनुसार कहा है कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। तो ये लोकतंत्र के अधीन होता है, यानी कि लोकतंत्र के अधिकार में आता है। तो ये आपके सेक्शन ए से प्रश्न थे। सेक्शन ए में ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और ये प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को शेयर करते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए आप लोग। सेक्शन बी आपका आता है। सेक्शन बी में आपका केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर 200 शब्दों में होना चाहिए। पहला प्रश्न आता है कि कानून को परिभाषित कीजिए, या कानून को परिभाषा क्या है। कानून को जैसे भी आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न बनता है आपका, इसमें कानून के बारे में आपको लिखना था। कानून को परिभाषित कीजिए। इसमें आपका आता है कि सभी राज्यों का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना होता है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जाती है जब राज्य के नागरिक अपने जीवन के आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः अपने राज्य इनकी अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यदि नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे दंड के भागीदार होते हैं, और इस प्रकार राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। कानून की अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं लॉ, और इसका शब्द जो पर्यायवाची होता है, जो जर्मन लोग के लिए लेग यानी कि धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है स्थिर और सर्वत्र होना। स्थिर और सर्वत्र होना, और इस प्रकार कानून से उस धातु का बोध होता है जो स्थिर और समान हो। कानून अस्थायी होते हैं और नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं। कानून की परिभाषा संबंध में राजनीतिक विचारों के काफ़ी मतभेद हैं और इस संबंध में विचारकों ने अपने अपने मत देखे हैं। जॉन ऑस्टिन जी के अनुसार कहा गया है कि कानून संप्रभु का आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा और कम शक्तिमान को कहते हैं। वुड्रो विल्सन द्वारा कहा गया है कि कानून हमारे वे आचार विचार हैं जिनको सर्वत्र समान नियम के रूप में निश्चित मान्यताएं मिल जाती हैं और जिनका सरकार का सत्ता का समर्थन मिलता हो। इन्हीं में हालैंड जी के अनुसार कहा गया है कि कानून मनुष्य के बाह्य आचरण व व्यापक नियम हैं जिन्हें हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती हैं। पहला, कानून राज्य की सामाजिक दशा को प्रबंधित करता है। दूसरा, कानून नियमों का एक संकलन है। तीसरा, कानून व्यक्ति के बाहरी व्यवहार के नियंत्रित करने वाली शक्ति है। चौथा,
कानून में दबाव निहित होता है जो नैतिकता की अपेक्षा बहुत ही अधिकतर होती है। कानून के वर्गीकरण, हेडिंग डालेंगे आप लोग, कानून के वर्गीकरण यानी कि प्रकार। पहला, राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून वह कानून होता है जो राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के आचरण को नियमन करने के लिए पैदा होता है। ये कानून एक राज्य की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व के राष्ट्र के आपसी संबंधों को नियमित करने वाले कानून को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। इसमें ओपेन हिंज के शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन निर्मित व परंपरागत नियमों का संग्रह है जिनसे सभ्य राज्य को अपने पारस्परिक संबंधों के कानून तौर से बाध्य समझते हैं। तीसरा नंबर आता है कि किसी देश के संवैधानिक कानून। तीसरा आता है संवैधानिक कानून। किसी देश के राजनीतिक संविधान में दिए गए और सरकार के विभिन्न अंगों के संबंध को नियमन करने वाले कानून को हम संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून इतिहास की उपज में रीतियों और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों का समूह मात्र भी हो सकते हैं। चौथा है साधारण कानून। साधारण कानून कौन सा होता है कि नागरिकों, समुदायों और संगठनों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने वाले कानून को हम साधारण कानून कहते हैं। नागरिकों के, समुदाय और संगठनों के जो पारस्परिक संबंध का हम नियमन करते हैं या फिर उस पर हम निर्णय लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, सामान्य कानून होता है, साधारण कानून कहते हैं उसे। फिर आता है सार्वजनिक कानून, सभी लोगों के लिए जो होता है। उसमें है आपका कि राज्य और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य के सार्वजनिक क्रियाकलापों और नियमन करने वाले कानून इस श्रेणी में आते हैं, जैसे चोरी हो गया, डकैती, लूटमार, हत्या आदि। इस संबंधी में इस कानून को हम सार्वजनिक कानून की श्रेणी में बोलते हैं इसे। फिर छठा आता है व्यक्तिगत कानून। इसमें आपका आता है कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करते हैं और इन कानूनों का संबंध नागरिकों के व्यक्ति जीवन से होता है, कि संपत्ति का क्रय तथा विक्रय, ऋण संबंधी कानून, विवाह तथा तलाक संबंधी कानून आदि, ये आते हैं व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत। फिर आता है प्रशासकीय कानून। यह कानून यूरोप के कुछ देशों, मुख्यतः फ्रांस में पाया जाता है। सरकारी कर्मचारी हो गए, हैसियत से जो अपराध करते हैं उनका निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा न किया जाकर प्रशासकीय न्यायालय द्वारा किया जाता है, और इन न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले कानून को हम प्रशासकीय कानून कहते हैं। और इसमें आपका सामान्य कानून होता है। सामान्य कानून उन सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आता है। इसमें कई प्रकार के होता है। पहला संविधि आता है, दूसरा अध्यादेश होता है, और तीसरा है वाद कानून, चौथा सामान्य कानून या कॉमन लॉ जिसे कहते हैं। तो ये आपके चार आपके सामान्य कानून के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्षता पर वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षता पर वर्णन कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है। तीसरा प्रश्न है आपका इस वीडियो का, और खंडवा से। इसमें आपका है कि धर्मनिरपेक्षतावाद यानी कि धर्मनिरपेक्षतावाद राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय, यह किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वे अपने कार्यों के लिए धर्म के आधार पर नहीं बनाएगा तथा धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखा जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन की नीतियां, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि धर्म के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं को संगठन धार्मिक आधार पर न किया जाए। राज्य का यानी कि राज्य के द्वारा नागरिकों को वह अधिकार देना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी धर्म को त्याग कर सके। यहाँ पे राधा कृष्णन जी के अनुसार कहा गया है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अनुसार कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, वरन उसका तात्पर्य होता है आध्यात्मिक होना। ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अनुसार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों को धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसकी मात्र यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा।
संक्षेप में धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और किसी धर्म को राजकीय धर्म से घोषित किया जाए। भारतीय संविधान के भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसमें धार्मिक अंतःकरण का स्वतंत्रता प्रदान। धार्मिक निरपेक्षता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है आपका कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरा आता है आपका कि इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होता है। तीसरा आता है आपका इसमें तीसरा आपका आता है कि यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है। फिर चौथा आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक नहीं होता है। फिर पांचवा, इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है। छठा नंबर, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलता है। सातवां नंबर आपका आता है कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। और फिर 9वां नंबर आपका आता है इसमें दोस्तों कि कोई भी नागरिक राज्य के कानून में से मुक्त नहीं होता है। फिर 10वां नंबर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य निरंकुश शासन का विरोध करता है। फिर आपका प्रश्न आता है कि अराजकतावाद क्या है, इसकी प्रमुख लक्षण बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका अराजकतावाद के बारे में। अराजकतावाद क्या कहते हैं हम अराजकतावाद के बारे में पढ़ेंगे हम कि अराजकतावाद का मतलब होता है अशांति, युद्ध, विनाश एवं आतंक के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह एक मिथ्या धारणा है। अराजकता का मतलब होता है कि झगड़ा लड़ाई करना, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे शांति ना होने वहाँ पे अशांति हो, उसे हम अराजकता, यानी कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करे तो उसे हम अराजकता कहते हैं। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य का कार्य क्षेत्र उसी शक्ति एवं अधिकार के बारे में बतलाती है या राज्य के अत्यधिक कार्य क्षेत्र का विरोध करती है, तो इसे हम अराजकतावाद कहते हैं। मार्क्सवादियों की तरह यह बात मानते हैं कि जब समाज वर्ग विहीन हो जाएगा तब राज्य की आवश्यकता नहीं करेगा और राज्य अनावश्यक एवं अनुपयोगी संस्था है। राज्य शोषण का यंत्र है, उसका अंत कर देना चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मार्क्सवादी के सिद्धांत के अनुसार बतलाया गया। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द यानी अनार्किया से हुई है, जिसका अर्थ है शासन का अभाव, यानी शासन का अभाव। अराजकतावादी एक ऐसी संस्था के समर्थक है जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है और इसकी सदस्यता का आधार वैकल्पिक इच्छा हो जो कि वर्ग विभेद से मुक्त हो, और इस प्रकार अराजकतावादी राज्य की अंत को स्वतंत्रता समुदायों की एक संघीय व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर होने, जो मानव मूल्यों पर आधारित हो और जिसमें रहकर व्यक्ति को सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाए और जिसमें वह अपना विकास कर सके। अराजकतावाद के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो आपका आता है कि अराजकतावाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए उसे स्वाभाविक रूप से प्रदान कराने में सहायक परिस्थितियों का निर्माण करना है। राज्य रूपी उस दमनकारी संस्था का विरोध करना जिसका आधार ही शक्ति, हिंसा और कठोर नियंत्रण है। तीसरा नंबर, व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जिसके व्यक्ति को सर्वांगीण विकास हो सके। अराजकतावादियों का लक्ष्य मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता में हो। अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? इसका पहला तो आता है आपका कि राज्य का विरोध करना, दूसरा पूंजीवाद का विरोध, तीसरा लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन का विरोध, चौथा विकेंद्रीकरण का विरोध, पांचवा व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, और छठा नंबर आपका आता है धर्म के प्रति धर्म का विरोधी। छठा नंबर धर्म का विरोधी। तो ये आप कहते हैं अराजकतावाद के अंतर्गत। इसके अंदर फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका पांचवा नंबर, राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? अब आपका पांचवा प्रश्न था राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। राष्ट्र का मतलब होता है इसमें कि राष्ट्र लैटिन भाषा के नेट्स से निकाला है जिसका अर्थ होता है जाति अथवा जन्म होता है। राष्ट्र का मतलब होता है जन्म,
जिनका, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि राष्ट्र की जाति का पर्यायवाची होता है। बर्गेस तथा लीकॉक ने राष्ट्र की व्याख्या मूल रूप से वंश के आधार पर की है। कैसे किया है उन्होंने? प्रोफेसर बर्गस जी के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो किसी अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। उन्होंने आगे कहा है कि जातीय एकता से उनका अभिप्राय ऐसी आबादी से है जिसकी एक सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परंपरा अथवा इतिहास, रीति रिवाज तथा उचित और उनसे सामान्य चेतना है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र की उपयुक्त धारणा में परिवर्तन हो गया और अब साधारणतः राष्ट्र का तात्पर्य उन मानव समूह से लिया जाता है जिसमें एकता तथा यदि वे स्वतंत्र हों तो स्वतंत्र होने की भावना पाई जाती है। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं समझाता कि वह पूर्ण स्वतंत्र हो। राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति की अभिलाषा ही प्राप्त समझी जाती है। कुछ विद्वानों के लिए राष्ट्र की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है। जैसे J.S. मिल जी के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्र की परिभाषा करते हुए राष्ट्र मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग है जो कि अन्य लोगों की तुलना में एक दूसरे के समान सहानुभूतियों के धागे में संयुक्त और जिनमें एक ही समान सरकार के अधीन स्वधीन अधीन रहने की प्रबल इच्छा रखते हों। तो ये ब्राइस जी के अनुसार। अब गार्नर जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि गार्नर जी के अनुसार कहा गया है इसमें कि राष्ट्र संस्कृति रूप में स्पष्ट और एक रूप से संगठित और एक रूपीय जन समुदाय के रूप में समुदाय है जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति की ज्ञान है जो उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो ये गार्नर जी के अनुसार कहा गया है आपका। उसके बाद फिर आपका राष्ट्रीयता के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। राष्ट्र के बारे में आपको हमने बताया, फिर राष्ट्रीयता के बारे में आपको यहाँ पे समझना है राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान के इतिहास में राष्ट्रीयता के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। अत्यंत प्राचीन काल में इस शब्द का व्युत्पत्ति के आधार पर इसे जन्म अथवा नस्ल की एकता के रूप में समझाता है, किंतु वर्तमान समय में इस विचार को ठीक नहीं समझाता है क्योंकि नस्ल अथवा जन्म ही एक ऐसा आधार नहीं रह गया है जिसके कारण राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विभिन्न नस्लों का एक ऐसा सम्मिश्रण कि यह नहीं जाना जा सकता है कि राष्ट्रीयता का उद्गम किस नस्ल से है। कानून के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीयता की व्याख्या राज्य की सदस्यता के रूप में की जाती है और तात्विक दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीयता का एक एकानुभूत समझाता है जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, नस्ल संबंधी, फिर आपका आता है संस्कृति तथा अन्य ऐसे ही बंधनों से उत्पन्न होता है। उपयुक्त परिभाषाओं की तुलना में गिलक्राइस्ट जी के अनुसार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना अथवा सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति उन लोगों में होती है जो साधारणतः एक जाति के होते हैं और एक भूखंड पर रहते हैं, जिनकी एक भाषा, एक आधार, एक सा इतिहास, एक सी परंपराएं एवं सामान्य हित तथा जिनके एक से राजनीतिक समुदाय और राजनीतिक एकता, एक से आदर्श होते हैं। इन विद्वानों द्वारा राष्ट्रीयता की जो परिभाषाएं की गई हैं इनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता दृश्य और अदृश्य से एक ऐसी आध्यात्मिक भावना है जो राष्ट्रीय जाति को अन्य अष्टराष्ट्रीय जातियों से पृथक करती हैं। विभिन्न भाषा और धर्म के होते हुए एक एकता की भावना है। वस्तुतः राष्ट्रीय को कोई भी निश्चित रूप नहीं है, परंतु राष्ट्रीयता संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों में एक बात सामान्य रूप में आवश्यक हो जाती है और वह है आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक भावना के रूप में। तो ये आपका आता है राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के अंतर्गत, इसमें डिफरेंट। उसके अंदर आपका आता है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है?
इसमें आपको लिखना होगा उपनिवेशवाद का अर्थ, हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के साधनों के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल का उपभोग करना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेश राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे हम शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। आर्नेस्टी जी के अनुसार कहा है कि वे सभी क्षेत्र उपनिवेश के अंतर्गत हैं जो विदेश संस्था द्वारा शासित हैं एवं उनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निस्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण का उपनिवेशवाद कह सकते हैं। लैटिन भाषा के शब्द में कोलोनिया का मतलब है एक ऐसी जायदाद जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया जाए। भूमध्यसागरीय क्षेत्र और मध्ययुगीय यूरोप में इस तरह उपनिवेश एक आम परिघटना है। इसका उदाहरण मध्य युग और आधुनिक युग की शुरुआती अवध इंग्लैंड की हुकूमत द्वारा वेल्स और आयरलैंड का उपनिवेश बनाने के रूप में रहता है। लेकिन आधुनिक उपनिवेश का मतलब है यूरोपीय और अमेरिकी ताकतों द्वारा गैर पश्चिमी शक्तियों और राष्ट्रों के जबरन कब्जा करने वाले राजकाज, प्रशासन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भाषा, धर्म व्यवस्था और जीवन शैली पर अपने विजातीय मूल्यों और संरचनाओं को थोपने की दीर्घकालीन प्रक्रिया। इस तरह के उपनिवेशवाद को एक स्रोत कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं को भी माना जाता है। उपनिवेशवाद के इतिहास का 15वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा साम्राज्यवाद में विस्तार का परिघटना के विकास के शिनाख्त 18वीं और 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के रूप में की है। औद्योगिक क्रांति के पैदा हुए हालात ने उपनिवेशवादी दोहन को अपने चरम पर पहुंचाया और यह सिलसिला 20वीं शताब्दी के मध्य तक चला, जब भी वे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की तरह राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों और क्रांतियों की लहर में इसका अंत कर दिया और इस परिघटना में वैचारिक जुड़े वाणिज्यवादी पूंजीवादी के विस्तार और उसके साथ साथ विकसित हुई उदारवादी व्यक्तिवाद को विचारधारा में देखी गई और दूसरी धरती को अपना उपनिवेश बना लेने और स्वामित्व के भूखे व्यक्तिवाद में एक तरह मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं, जैसे नस्लवाद, यूरोपीय केंद्रीयता और विदेशी द्वेष जैसे विकृतियां उपनिवेशवाद की प्रमुख जड़ें हैं। ये प्रमुख जड़ें हैं। यह माना गया आपका उपनिवेशवाद के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपका 5 शब्दों में है। पहला प्रश्न था कि दंड से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न आपका आता है इसमें संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर, सॉरी इसमें आपका मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, आपका आता है जी इसमें 9वां नंबर और 10वां नंबर। इसमें आपका आता है 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां की बहुदलीय द्विदलीय एक दलीय प्रणालियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर आपका आता है अनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। तो ये आपका जो चारों प्रश्न है ये मैं आपको पहले भी बताया है कि आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो और उनको भी जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आसानी हो। और अपने दोस्त मित्रों को भी आपको अपने वीडियो को ज़रूर देते रहिए क्योंकि वो भी पढ़ें अच्छे से और वो भी अपना अंक ज़्यादा लेके आएँ। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम लोग ज़रूर उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए मॉडल पेपर के साथ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और ये प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़रूर देखते रहिए वीडियो को अंत तक। अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।